Hi everyone, welcome to Kanal's Academy. Okay, today we will be starting with Biology Chapter 1, Heredity and Evolution. Until now we have completed Chapter 4, Environmental Management. Now this chapter, Heredity and Evolution, is a very much continuation chapter. If you remember, I kept saying in 9th standard कि जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर खत्म होता है वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर शुरू होते हैं। ये बात मैंने बहुत ही बार लेक्चर में बोली है कि ये बाहुबली के सीक्वल जैसा है, दो बात के जैसा है। पार्ट 1 यू स्टडीड इन 9th एंड पार्ट 2 10th में वहीं से कंटिन्यू होगा, जहाँ रुका है बिल्कुल वहीं से। जो हमारा हेरिडिटी वाला चैप्टर था इन 9th स्टैंडर्ड, इफ यू रिमेम्बर, पता है वो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला चैप्टर जिसमें हमने आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ा था, वो चैप्टर ही चैप्टर नंबर 1 के साथ इन कंटिन्यूएशन है। उस चैप्टर में हमने बेसिक्स पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो द सेम चैप्टर इज कंटिन्यूड बट इन अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। उस चैप्टर में हमने हेरिडिटी ज़्यादा पढ़ा था, इस चैप्टर में हम हेरिडिटी कम और एवोल्यूशन ज़्यादा पढ़ेंगे। वो हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स पे था, तो उसमें हेरिडिटी जेनेटिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दिया था हमने, और इसमें थोड़ा सा हेरिडिटी का पार्ट है। बाकी 70% ऑफ द चैप्टर इज एवोल्यूशन, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत मजा आने वाला है एवोल्यूशन पढ़ते समय। तो पहले फटाफट हेरिडिटी कंप्लीट कर देंगे एंड देन वी वुड कंटिन्यू विद एवोल्यूशन। चलो, ओके, starting with the chapter, there are 3 questions at the very start of your textbook. The first one is, which component of the cellular nucleus of living organism carries heredity character? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके कौन से हिस्से में हेरिडिटी कैरेक्टर है? इस क्वेश्चन के से आगे बढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स जब हमारे आगे की जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। हमारे पास भी हमारे पेरेंट्स से मिले हुए कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दोज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ हेरिडिटी। सो आई होप नाउ यू नो व्हाट इज हेरिडिटी कैरेक्टर। जो मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर्स जाते हैं, हेयर कलर, आई कलर, फेस का स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। अच्छा, मैंने सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स के बारे में बात किया, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स, बॉडी के अंदर के कैरेक्टर भी मम्मी पापा से मिली हुई हेरिडिटी की वजह से होते हैं। लेट अस डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब कैरेक्टर्स फॉरवर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और हेरिडिटी की बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? जीन्स। व्हाट इज द बेसिक यूनिट? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आती है सारी चीजें। फर्स्ट लाइन ही चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका ही हेरिडिटी का जो डेफिनेशन है उसमें ही ये पहला फिलिंग द ब्लैंक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एज आई सेड वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। What is the first question here? The first question is, which is the component of the cellular nucleus? ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स रखता है? तो वो हिस्से का नाम है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल किधर है? इन द डीएनए। सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए, दैट इज deoxyribonucleic acid, DNA. Okay, the genetic characters, hereditary characters किस में है? DNA में। DNA के पास क्या है? genes, the basic hereditary unit. I hope this is understood. But next question. What do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? progeny का मतलब है बेबी, ऑफस्प्रिंग। क्या पूछ रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं उस चीज को जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स
मम्मी पापा से बच्चों में पास होते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने अभी समझाया, क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। सो द क्वेश्चन टू सेकेंड आंसर इज heredity. The third question, which are the components of the DNA molecule? Do you remember मैंने ये सिखाया था in 9th standard कि DNA is made up of many nucleotides। याद है हमने पूरा DNA का टॉपिक किया था जिसमें मैंने बताया था DNA is made up of many nucleotide, और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है। मैंने बोला था ये इसकी रेसिपी है। एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस 4 टाइप के थे, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन, साइटोसिन। अच्छा, फॉर योर रेफरेंस पर्पस आई वुड से दैट 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के टाइप्स, ये 3 चीजें पढ़ लो, क्योंकि जो चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस है उसमें ये बार बार रिपीट होगा। इनफैक्ट इसमें टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो पार्ट 1 में हो गया, जो 9th में हो गया, 10th में रिपीट नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड, कि इतना ज़्यादा ये कंटिन्यूएशन में है कि पहले जो पढ़ लिया उसके बेसिस पे अपग्रेडेड 10th में रिपीट नहीं है। तो वो पहली वाली चीज़ अगर याद नहीं है तो खुद रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th की बुक रिवाइज नहीं करवाएगी। समझ गया? तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप व्हेन आई यूज सच वर्ड्स। अब मैं बार बार ऐसी चीज़ें बोलूँगी न्यूक्लियोटाइड, तो तुमको होगा मिस क्या बोल रही है, न्यूक्लियोटाइड किधर है? अरे बट न्यूक्लियोटाइड 9th में पढ़ा है, याद नहीं है, बुक खोलो, रिवाइज करो, बहुत टाइम है अपने पास। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए के टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 चीजें तुम रिवाइज करोगे, ठीक है? उसके बाद मैं जब ये एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे कि मिस क्या बोल रही है। आई होप यू विल बी डूइंग दिस। चलो वी मूव अहेड। द थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए में क्या क्या सामान है, लेट्स सी। डीएनए में DNA is made up of many nucleotides. And nucleotides में क्या क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं। पहली चीज शुगर मॉलिक्यूल, आई वुड से पेंटोज शुगर लिखो, पेंटोज। पेंटोज मतलब 5, उसमें 5 कार्बन है। पेंटोज शुगर। सेकंड में हम लिखेंगे फॉस्फेट ग्रुप। और थर्ड में हम लिखेंगे नाइट्रोजन बेसेस। I am repeating in case if you are not able to read it very nicely. Pentose sugar, phosphate group, नाइट्रोजन बेसेस, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए। समझा? तो ये थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारा 9th स्टैंडर्ड का एक ब्रीफ आंसर रहा है। You've studied that, you just need to brush up your basics. Okay. So these are the 3 answers for the very first 3 questions. If you actually see, consider तीनों ही 9th स्टैंडर्ड की बुक के आंसर है, जो 10th की बुक के पहले ही 3 सवाल है। So यही तो मैं बार बार बता रही थी कि 9th का जो जहाँ खत्म होगा वो 10th का वहाँ से शुरू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, we have done the definition. We have understood the definition that it is the transfer of biological characters from the parental generation to the progeny through genes. Next thing. Now we've completed the definition. I would like to bring into notice
that I have some names of the scientists. पहला नाम है जोहन ग्रेगर मेंडल. जोहन ग्रेगर मेंडल is the father of genetics. ये बंदे ने इतना I am telling you but you already know him. 9th स्टैंडर्ड में मेंडल्स लॉ किए थे हमने. मेंडल क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ये सब ये मेंडल महाशय का काम है. तो हमने वो जो क्रॉस किए थे वही चीज़ यहाँ पे दी है. अब ना ऐसा है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें देखो 1 2 3 4 5 सेट ऑफ साइंटिस्ट के नाम हैं और डिस्कवरीज है. ये पांचों मैच द कॉलम आ सकता है. मतलब ऐसे नाम साइंटिस्ट के होंगे और उन्होंने क्या किया, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, मैंने जिस तरह से लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैंने ईयर्स भी लिखे हैं इसमें, कौन से ईयर है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो यू नो किसने क्या किया है. और मुझे ये नोटबुक में चाहिए जो भी बोर्ड पर है. जितनी भी चीजें बोर्ड पर है सारी चीजें आई वांट इन योर नोटबुक. मेक श्योर यू आर राइटिंग. ओके. The first set of scientists, the first scientist itself is Johann Gregor Mendel, considered as the father of genetics, is the pioneer of the modern genetics. Pioneer जिसने शुरुआत की थी. इन्होंने जेनेटिक्स के स्टडी शुरू की थी क्रॉस करने से. स्पेशली किसमें किया था, पी प्लांट में. और पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे जो कि थे रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इफ यू रिमेंबर, डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते थे और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर. And we did the crosses. That's it. The year is 1886. उसके बाद gradually जब genetics की theory आ गई सामने तब कुछ साइंटिस्ट ने शुरू किया. अच्छा, by the way, this was मेंडल का काम before a very एकदम long back before there was DNA discovered. मतलब मेंडल अंकल अति होशियार. DNA भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके पहले इन्होंने बता दिया कि जेनेटिक्स क्या होता है. कितना ज़्यादा पहले हो गया ना. मैं ये तो when you don't even know there is DNA existing at that time, giving monohybrid and dihybrid crosses and doing genetics, marvelous. Okay, so the next scientist is Hugo de Vries. Hugo de Vries ये सब by the way यूरोपियन साइंटिस्ट हैं. Hugo de Vries ने थियोरी दी थी म्यूटेशन की. अब म्यूटेशन क्या होता है, he gave the theory of mutation. म्यूटेशन का मतलब होता है slight change in the structure of DNA. म्यूटेशन का मतलब क्या है, स्लाइट चेंज, थोड़ा सा चेंज डीएनए के स्ट्रक्चर में. हमने किया है ये जेनेटिक बीमारियां सब की है. हमने डाउन सिंड्रोम किया है, हमने टर्नर सिंड्रोम किया था, हमने क्लाइनफेल्टर किया था जो क्रोमोसोमल था. उसके बाद हमने सिकल सेल एनीमिया किया था, एल्बिनिज्म किया था. हमने म्यूटेशनल डिजीज किए हैं पहले भी. तो ये म्यूटेशनल थियोरी जो थी कि डीएनए में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं. ये थ्योरी, ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी ह्यूगो दे व्रिस ने. ह्यूगो दे व्रिस इज बेसिकली द वन हु वाज कंसिडरिंग कि कैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स में हमेशा सेम वैरायटी, सेम स्पीशीज के प्लांट्स जब ग्रो होते हैं तब बीच में कोई कुछ अलग कलर ले लेता है, अलग साइज, अलग शेप पकड़ लेता है. ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने क्या किया, बहुत वैरायटी के सारे फ्लावर्स और सब गैदर किए और उसके बीच बीच में उन्होंने उसका जेनेटिक स्टडी शुरू किया. तो बाय डूइंग द जेनेटिक स्टडी ही ऑब्जर्व कि अरे यार डीएनए में तो काफ़ी गैप है, काफ़ी लफड़ा है. तो देयर इज समथिंग which is restricting what? Which is restricting the normal theory of DNA. चलो आगे बढ़ते हैं. This was all about Hugo de Vries. Next is Walter and Sutton. Walter and Sutton gave the theory of paired chromosomes. इन्होंने paired chromosomes की theory समझाई थी. ये समझाती हूँ मैं क्या होता है. अच्छा, by the way, Hugo de Vries का year is 1901. Walter and Sutton दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने बताया कि जो ग्रास हॉपर होता है, ग्रास हॉपर पता है क्या होता है? वो ग्रीन कलर का ग्रास पे कीड़ा रहता है, एकदम बड़ा वाला. तो
इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, रिमेंबर क्रोमोसोम्स, वी हैव डन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला याद है, गुड ओल्ड फ्रेंड, क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर पे जॉइंट हो जाता था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी करो। हाँ, वन मोर असाइनमेंट, 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम करो रिवाइज। ये सब रिवाइज करोगे तो ही आगे चीजें समझ में आएगी, वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, द फर्स्ट पार्ट इज वॉल्टर एंड सुतॉन का, आई वाज टॉकिंग दैट वॉल्टर एंड सुतॉन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ग्रास हॉपर में जो क्रोमोसोम्स है, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली उन्होंने ग्रास हॉपर बोला, बट हमको पता है क्रोमोसोम सबकी बॉडी में होते हैं, तो उन्होंने बोला कि वॉल्टर सुतॉन ने बोला कि क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, जोड़ी में है। इफ यू रिमेम्बर 9th की टेक्स्ट बुक में ऐसा वो कैरियोटाइप का चार्ट था, याद है, ये ऐसा वाला 46 क्रोमोसोम्स का चार्ट था, 23 पेयर्स, सब कुछ याद है, ये सब रिवाइज करना है बच्चा लोग। तो ये जो पेयर था, ये पेयर में होता है, ये पहली बार बताया किसने था, वॉल्टर और सुतॉन ने, दैट क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, जोड़ी में होते हैं। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, मतलब कितने पेयर्स, 23। ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर 23 इन पेयर्स, दैट इज 46। Okay. Next topic is that the three scientists, Avery, McCarthy and McLeod, MacLean and McCoy, McCarthy MacLean नाम है पूरा उसका, Avery पूरा नाम है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, मैंने सिर्फ सरनेम्स लिखे हैं, Avery, MacLean, MacLeod, ये तीन लोगों ने साथ में बहुत बड़ी खोज कर दी, बहुत ही बड़ी खोज। क्या खोज की, The discovery was that सेल के अंदर कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन भेज रहा है। इसके लिए ना इन लोगों ने बहुत काम किया है। चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, इट इज कॉल्ड एज द माइस एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 माइस लिए थे और उनको निमोनिया से इन्फेक्ट किया था और फिर देखा था कि उनके आने वाले बच्चों को निमोनिया होता है या नहीं। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये, बहुत चौक मारा इन्होंने एक्सपेरिमेंट के चलते। सो बट द कंक्लूजन वाज अ बेनिफिट टू ह्यूमनकाइंड, टू मैनकाइंड। व्हाई? बिकॉज द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट all viruses have DNA as genetic material. Sorry, all organisms it has to be. All organisms have DNA as genetic material except वायरसेस। ये जो अभी अपना कोरोना वायरस फैल रहा है ना हर जगह, इसमें कोई भी डीएनए आरएनए जैसा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट वो उसका जेनेटिक नहीं है, मतलब वो बीमारी पास नहीं करने में मदद कर रहा है, बीमारी पास इन्फेक्शन से हो रही है। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एवरी, मैक्लेन और मैक्लॉयड ने क्या चीज समझाई कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इंक्लूडिंग मी, यू, अ रैट, अ कैट, अ डॉग, एवरी ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। समझ रहा है? एक कुछ ऐसा है जो एक व्यक्ति से उसके आगे वाली जनरेशन में जाता है और उसकी बॉडी में चेंज लाता है, वो कुछ ऐसा क्या है, डीएनए। जब उन्होंने ये चीज ढूंढी तब ये भी चीज साथ में ढूंढ ली कि ये सब ऑर्गेनिज्म में है, बट किस में नहीं है, वायरस में नहीं है। बैक्टीरिया में है, यस। फंगस में है, यस। बैट में है, यस। कैट में है, यस। रैट में है, यस। वायरस में नहीं है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा, इफ यू हैव टेकन पहले वाला स्क्रीनशॉट, वो डिलीट करके दिस स्क्रीनशॉट, बिकॉज वहां पे मैंने ऑर्गेनिजम्स वायरस लिख दिया था यहाँ पे। ओके, जेकब एंड मोनाड, द नेक्स्ट साइंटिस्ट। जेकब एंड मोनाड भी अति होशियार, इन्होंने तो बहुत चीजें की है, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ एक ही चीज मेंशन की है। Jacob and Monod gave the protein synthesis theory. Synthesis मतलब होता है production. They gave theory of protein synthesis, that is protein production with DNA of bacterial cells.
किसका सेल? बैक्टीरियल सेल के डीएनए से। क्या किया जेकब एंड मोनाड ने? इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बनते हैं डीएनए की वजह से। कैसा है पता है? खाना बनता है रेसिपी से, वैसे प्रोटीन बनता है डीएनए की इंफॉर्मेशन से। डीएनए में खुफिया जानकारी है, वो खुफिया जानकारी पेरेंट से बच्चों में जाती है, जिससे बच्चों की बॉडी में वैसे सेम प्रोटीन बनते हैं जो पेरेंट्स में थे। इसीलिए बच्चे और पेरेंट्स सेम दिखते हैं। समझा? What I am trying to explain here, that the proteins which are synthesized are absolutely same from the parental generation to the children. Why? Because the recipe of protein is present in the DNA, which is being passed from one generation to another generation. Why? Because DNA is a genetic material. See, the topic is quite complex. चैप्टर का पहला पेज कॉम्प्लेक्स है, मैं अभी से बता देती हूँ। सी चैप्टर है ना, एक पेज, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। डोंट एक्सपेक्ट कि आज सुना वीडियो आज सारा ज्ञान आ गया। वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज के बाद एकदम ईजी है। क्यों? क्योंकि फिर एवोल्यूशन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ईजी है। मतलब नया टॉपिक है, बट यू वोंट बी स्कैर्ड ऑफ इट। दिस टॉपिक, द फर्स्ट पेज इज क्वाइट स्कैरी। डू नॉट गेट अफ्रेड। एनीवे हम ये टॉपिक 2-3 बार रिवाइज करते ही है एवरी ईयर। यू आर नॉट द फर्स्ट सेट ऑफ चिल्ड्रन जिनके साथ मैं ये बार बार रिवाइज करूंगी। सब बच्चों के साथ आई हैव बीन रिवाइजिंग दिस। जब हमने 9th में जेनेटिक्स किया था तब आसान था हमारे लिए, तभी भी तो डिफिकल्ट था। तब हमने मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, डीएनए, आरएनए सब किया ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ की। सारी डिफिकल्ट चीज़ें हमने 9th में भी की थी, तो 10th में भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्लो करेंगे, बट सब समझ में आएगा। सो डू नॉट गेट अफ्रेड लुकिंग एट द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर। ओके, चलो। एंड यू पीपल हैव गुड बेसिक्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। नहीं, ये तो रिवाइज बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंटिस्ट एंड द डिस्कवरीज। In 1961, the French geneticists, that is Francois Jacob and Jacques Monod, proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. It has helped to uncover the genetic codes hidden in the DNA. Genetic codes hidden in the DNA. खुफिया जानकारी जो छुपी हुई है DNA में. Thereby, the technique of recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी साइंस का सबसे बेस्ट गिफ्ट है मैनकाइंड को। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी वजह से सारे एंटीबायोटिक्स हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी emerged which has a vast scope in field of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग याद है, हमने किया है लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी, वो टिश्यू कल्चर वाला चैप्टर। The science of heredity is useful for, ये जो 3 लाइन्स है लास्ट पैराग्राफ की, वो लर्न करनी है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज होता है। The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention. Diagnosis मतलब to detect बीमारी है या नहीं। जैसे कि ब्लड टेस्ट करवाना मतलब डायग्नोस करवाना, ब्लड पता चले बीमारी है या नहीं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज। बड़ा हाइब्रिड वेराइटीज याद है ना तुमको, वो इंडिजीनियस और एक्सोटिक वेराइटी मिक्स, वो सहीवाल, गिरर, वो सब गाय, लाइक एनिमल हस्बेंड्री में वी डिड, वी हैव कंप्लीटेड दिस इन बायोटेक्नोलॉजी लास्ट ईयर। 1 और 2 वेराइटी को मिक्स करके तीसरा हाइब्रिड वेराइटी बनाते हैं ऑफ प्लांट। एंड एनीवे इस बार 10th में भी है वो टॉपिक, बाद में बायोटेक वाले चैप्टर में। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जहाँ माइक्रोब यूज होते हैं, ब्रेड प्रोडक्शन, वाइन प्रोडक्शन, माइक्रोब चैप्टर 9th में किया है हमने। तो ये चीज़ वही है, बार बार आई एम सेइंग 9th में ये किया, 9th में वो किया है। क्यों? क्योंकि बेसिक उधर समझा दिया है, तो इधर सिर्फ उसका कंक्लूजन दे रहे हैं कि हाँ ये सब तुमको पता है। और वो सारी जानकारी रिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस रिलेटेड है डीएनए से, डीएनए रिलेटेड है हेरिडिटी से।
I hope this is absolutely clear. Today in this session I have only covered all the names of scientists and their discoveries. ये मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स में आता है, बुक बैक में इसके क्वेश्चंस भी है. सो यू हैव टू लर्न दिस. ये पूरा ऐसा मैच द कॉलम आ सकता है. ये साइड पे साइंटिस्ट का नाम, उन लोगों ने क्या किया, ये साइड पे ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले, तो ये सब आता है. इसलिए हम सेइंग के जॉट डाउन दिस इन योर नोटबुक. ओके, so for today we will be only learning the introduction. This was just an introduction but very heavy topic, I know. For the next session be prepared with brushing up all the DNA, RNA, structure of chromosome basics from 9th standard textbook, and especially very important RNA के types पढ़ो बच्चा लोग. rRNA, mRNA और tRNA. अगर बहुत ही possible है तो notes जो मैंने लिखे थे लास्ट टाइम क्लास में लिखवाए थे तुम्हारे पास, वो नोट से भी रिवाइज कर लोगे तो भी चलेगा. तो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग. ओके, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय.